दफन 6। काशी की आबोहवा ही मानो शिव में हो, मन में बस हर हर महादेव और आंखों के सामने काशी के बाबा ही दिख रहे हो, फिर मन तो जैसे वही ठहर सा जाता है। यही कुछ भाव लिए अनिकेत ऊपर आसमान की ओर देख रहा था। खुले उन्मुक्त नीलाभ आसमान को लगातार देखो तो लगता है जैसे ये अपने भीतर कहीं समा लेगा। ऐसा आभामंडल सा मन में उभरता है जैसे सारा ब्रह्मांड ही मानो उस एक टुकड़ा आसमान में केंद्रित हो गया हो। रात के 9 बज रहे थे। वो हिस्सा होटल रूम का टेरेस था जहाँ के खुले हिस्से से आसमान भी साफ साफ नजर आ रहा था। वहीं अनिकेत एकटक आसमान को निहारते हुए सफेदा झूले पर हल्के से लेटा था। मौसम में सर्दी के शुरुआती दिनों की हल्की हल्की ठंडक का आभास फैला था। सामने का नीम का पेड़ का मुहाना भी हवा संग हौले हौले डोल रहा था। अरे, मुझे लगा आप सो गए होंगे, पलक वहाँ आती हुई कहती है, जिससे लेटे हुए अनिकेत का ध्यान उसकी ओर जाता है। वह मुस्कुराते हुए पलक का हाथ पकड़े उसे अपने साथ ही बैठा लेता है। अब दोनों पास पास उस थ्री सीटेड झूले में बैठे थे। यहाँ का आसमान कितना साफ है, यही देख रहा था। उस पर महादेव की भक्ति की आभा का मिश्रण इसे कितना और अद्भुत बना देता है। सच कह रहे हैं आप, दिल्ली में तो साफ आसमान भी मुश्किल से दिखता है, फिर यहाँ का कतरा कतरा महादेव की भक्ति में जो रमा हुआ है, कैसे नहीं होगा अद्भुत। अच्छा, बच्चे सो गए क्या? हाँ, अपरा के सोने के बाद ही लगता है जैसे सारी दुनिया शांत हुई हो। अपरा और परी के पास बबली है और रुद्राक्ष का तो पता है बिना किताब पढ़े सोएगा नहीं। मैं आत्माराम को बोल आई हूँ, जब रुद्राक्ष सो जाए तो उसे ठीक से ओढ़ा देना। वैसे भी कितनी देर से सोए, सुबह उन दोनों से पहले उठ ही जाता है। रुद्राक्ष बिल्कुल आपकी तरह ही है। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। पलक की बात सुनते सहसा अनिकेत के हाव भाव में थोड़ी हिचकिचाहट आ गई, जिसे पलक के अलावा और कौन समझ सकता था। वह अनिकेत का हाथ और कसकर थामती उसकी आंखों में देखती हुई कहने लगी, रुद्राक्ष आपका ही अंश है और ये बात अब मैं स्वीकार कर चुकी हूँ। बीते वक्त में क्या और कैसे था भूल जाए, अब ये तीनों बच्चे हमारी दुनिया का हिस्सा है, बस यही सच है। पलक के विश्वास ने अनिकेत के हाव भाव को जैसे अंतरस राहत दे दी हो। वह फिर मुस्कुरा दिया। पलक भी उसे मुस्कुराती हुई देखती लगी। कितने दिन बाद आपके चेहरे पर ये राहत भरी मुस्कान देख रही हूँ। दिल्ली में तो आप व्यस्त ही रहते हैं। हाँ, अब हेड ऑफ डिपार्टमेंट होने से जिम्मेदारी भी हो गई है, फिर लैब भी है। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। तभी तो 2 साल में जाकर ये पहला अवसर मिला जब परिवार सहित आप बाहर सुकून से आए हो। आपको भी जाने क्या सूझी, सारी दुनिया छोड़ काशी आना आपने चुना। क्यों, अच्छा नहीं लगा? अरे क्या कहते हैं, बहुत अच्छा किया आपने। ऐसा लग ही नहीं रहा कि हमें यहाँ 3 दिन हो गए और कल हम यहाँ से जा रहे हैं। कोई बात नहीं, हम कल शाम तक भी निकल सकते हैं, परसों संडे है। लेकिन जाना तो है न? कहती हुई वह अनिकेत के कंधे पर सर टिकाती हुई कहने लगी, मन तो कहता है ये वक्त यही रुक जाए और हम यूं ही आसमान को निहारते रहे। ये भी सच है कि हर वक्त एक सा नहीं रहता। लापरवाही से पलक कहती है, होगा, पर आज का वक्त तो मुझे कई साल पीछे ले गया। पलक की बात पर अनिकेत अनबूझा सा उसे देखने लगा और पलक अब उसके बालों पर उंगलियां फिराती हुई कह रही थी, आपको याद है हमारी पहली मुलाकात? तब ऐसे ही रात थी और अचानक से आप भीड़ में से जाने कहां से मेरे सामने प्रकट हो गए थे। यूं ही बिल्कुल सामने आप थे, ऐसे ही कंधों को छूते आपके लंबे बाल कितने आकर्षक लग रहे थे आप पर। ये पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। अपनी गहरी गहरी आंखों से अनिकेत को देखने लगी तो अनिकेत झट से अपने बालों पर हाथ फिराते हुए कहने लगा, अरे हाँ, ये जल्दबाजी में इस बार हेयर कट ले ही नहीं पाया, थोड़े ज्यादा ही बड़े हो गए। अरे रहने दीजिए न, आप पर अच्छे लगते हैं। कितने दिन बाद आपको वैसे ही देख रही हूँ। इस पर दोनों एक साथ हंस पड़ते हैं। फिर अचानक हंसते हंसते पलक की आंखों में बूंदे झिलमिला आती है। वह चुपके से उनके कोरे पोंछती हुई कहती है, ये आपका साथ ही है कि कितने मुश्किल दौर से मैं निकल पाई। कभी कभी पीछे पलट कर सोचती हूँ तो दिल में फिर से घबराहट भर जाती है, मन आंसुओं में डूबने लगता है। पलक के शब्द अब भारी और बोझिल होते जा रहे थे। इससे अनिकेत अब उसे अपनी बाह में समेटे दूसरे हाथ से उसके बालों को पीछे करता है। उसका चेहरा वाकई अब उदास दिखने लगा था। वहाँ अनकहा दर्द था जो आज दिल खोलकर बाहर निकलने को आतुर हो रहा था। अनिकेत ने भी जैसे उसे नहीं टोका और मौन ही स्वीकृति दे दी हो कि खाली कर लो मन, मैं हूं न साथ तुम्हारे। पलक ने अभी भी अनिकेत की बाह थाम रखी थी। पिछले 5 सालों में कितना कुछ बदल गया हमारी जिंदगी में, एक झलक का जाना किसी तरह मन स्वीकार कर ही रहा था। उस पर पापा मम्मी का भी साथ छूट गया। आंसू का सैलाब पीछे धकेलती हुई कहती रही,
मैं भी कैसी बुद्धू थी, झलक की तरह बोलकर समझती रही कि पापा समझ ही नहीं पाएंगे, पर भूल गई कि वे तो अपनी दोनों बेटियों को उनकी परछाई से भी पहचान लेते थे, फिर आवाज कैसे नहीं जान पाते। देखिए कैसे पापा ने मेरे झूठ को भी सहजता से स्वीकार कर लिया और अपने मन में दुख लिए घर से चले गए और फिर लौटकर ही नहीं आए। कम से कम माँ को तो मेरे मन के लिए ठहरना चाहिए था, पर माँ तो पापा की 13वीं के दिन ही उनके साथ चली गई। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। आखिर बांध टूट गया और पलक बिफर उठी। अनिकेत उसे संभालता हुआ कहने लगा, मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल पर जो दर्द का बोझ है वो कितना गहरा है। तुम्हारा दर्द, तुम्हारे आंसू, मैं सब महसूस कर सकता हूँ, लेकिन हमें इस दुख में डूबे नहीं रहना है। जो खोया है वो हमेशा हमारी यादों में जिंदा रहेगा। हमें उसकी खुशी की यादों को थाम कर आगे बढ़ना है, क्योंकि वो कभी नहीं चाहेंगे कि हम इस तरह टूट जाएं। तुम अकेली नहीं हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। हमें साथ मिलकर इस विषाद से बाहर निकलना है। हर सुबह सूरज उगता है और वो बताता है कि चाहे रात कितनी भी लंबी क्यों न हो, एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही है। इस तरह हम अपने दर्द से लड़ेंगे और इस मुश्किल घड़ी से बाहर आएंगे। वही तो हर रोज कोशिश करती हूँ। जो हुआ उस पर हमारा कोई जोर नहीं था। सोचो, जो हुआ ईश्वर की मर्जी से हुआ। माँ और पापा अगर दुख और विषाद में बीमार पड़े रहते तो क्या तुम देख पाती? सोचो, वे मोक्ष पा गए। अब उसका चेहरा थामे वह उसका माथा चूम लेता है। चलो अब आराम करते हैं, सुबह फिर से घाट पर चलेंगे। अनिकेत पलक को थामे टेरेस से होता हुआ कमरे की ओर जाने लगता है। सुबह एक बार फिर घाट से आने के बाद वे सभी दिल्ली वापसी की तैयारी में लग गए। जब पलक बैग के पास सारा सामान जमा रही थी तब अनिकेत पलक के पास आया। उसकी प्रश्नात्मक नजरों को देखती हुई वह पूछती है, कुछ चाहिए? मोबाइल? अब तो अपना मोबाइल ऑन कर सकता हूँ। जी देती हूँ, कहती हुई वह बैग के अंदर से मोबाइल निकालकर उसे अनिकेत की ओर बढ़ाती हुई कहने लगी, लीजिए। क्या करूँ, मजबूर होकर मुझे आपका मोबाइल साइलेंट करके रखना पड़ा। बंद ही नहीं होता, जब देखो बजता रहता है। कम से कम 3 दिन तो मुझे लगे कि आप हमारे साथ हैं। अनिकेत मोबाइल की स्क्रीन में देख रहा था तो पलक बैग बंद करती हुई कहने लगी, ये बैग तो हो गया, मैं बाकी के दोनों कमरे देख कर आती हूँ। कहीं बबली और आत्माराम ने पैकिंग करने में कुछ छोड़ तो नहीं दिया। कहती हुई वह तेजी से वहां से बाहर निकल जाती है। और जैसा कि उसने सोचा था, आत्माराम और बबली आपस में उलझे हुए थे। मैंने कहा था न छोटे बैग में चार्जर रखना, अब पता नहीं कहाँ घुसा कर रख दिया। जब चार्ज करना होगा तो कहाँ ढूंढेंगे? आपका चार्जर हमने बहुत ही संभाल कर बैग में रखा है, और अगर आपके मोबाइल की बैटरी चली गई तो बबली जी आप हमारा फोन ले लीजिएगा ना। तुम्हारा फोन क्या करूंगी? पुट पुट बटन से सांप खेलूंगी। मेरा स्मार्टफोन है, दीदी ने दिलाया है। पता है न, तुम अपना 2 बार मोबाइल खो चुके हो, इसलिए तुम रखो बटन वाला और मेरे पास मेरा स्मार्टफोन है। तुम दोनों अपने झगड़े में लगे हो या सामान भी पैक किया? सब पैक कर लिया दीदी जी, झट से बबली बोल पड़ी। और हाँ, ये तुम्हारा चार्जर है न, वहाँ नीचे कैसे पड़ा था? लो अब संभाल कर रखना। कहती हुई पलक अपने हाथ में पकड़ा एक चार्जर बबली की ओर बढ़ाती है। उसे लेकर अलट पलट कर देखती हुई बबली फिर आत्माराम को घूरती है, जिसकी अब तो घिग्गी ही बढ़ गई थी। बबली ने अपने चार्जर में अपना नाम लिख कर रखा था, इससे उसे पहचानने में उसे जरा भी देर नहीं लगी। और बच्चे कहाँ हैं? बाहर है रुद्राक्ष बाबा के साथ। ठीक है, तुम दोनों सारे बैग लेकर आओ, मैं उनके पास जाती हूँ। पलक बाहर पोर्च पर आती नजरों से उन्हें खोजने लगी। वहाँ बगल में रिसेप्शन था, जहाँ बड़ा सा मछली घर बना था। ढेरों गमलों के बीच वह कृत्रिम पोंड था, जिसमें रंग बिरंगी मछलियाँ तैर रही थी। वह होटल का बड़ा ही आकर्षक और खूबसूरत हिस्सा था। उसके आसपास की दीवारों पर हाथ से बनी ढेरों कलाकृतियां भी बनी थी, जो वहां आने वालों के लिए अच्छा खासा आकर्षण पैदा कर रही थी। उन्हें पानी में उछल कूद करते देख परी जहां उछल उछल कर ताली बजा रही थी, वही अपरा मछली पकड़ने की ताक में थी। पर रिसेप्शन पर आते जाते लोग और रुद्राक्ष की सीधी नजर से वह ऐसा कर नहीं पाई थी। रुद्राक्ष, अपरा, परी, यहाँ आओ बच्चों। तीनों आवाज सुनकर पलक की ओर चल देते हैं। टीनएज में प्रवेश करता रुद्राक्ष अब काफी लंबाई पकड़ लिया था। वह लगभग पलक के सर तक पहुंच गया था। उसके होंठों के ऊपर उम्र की पकड़ की झलक भी दिखने लगी थी। उसके चेहरे पर हमेशा वाली गंभीरता थी, तो वही चंचलता से उछलती हुई अपरा उसके आगे आगे भाग रही थी। अपरा को आगे आगे भागता देख रुद्राक्ष अपने कदम धीमे कर देता है, क्योंकि परी अपने छोटे छोटे कदमों से उनसे पीछे रह गई थी। अपरा झट से पलक के पास पहुंच गई तो उसका हाथ पकड़े पलक अब रुद्राक्ष और परी के पास आ गई। रुद्राक्ष, तुमने अपना सामान सही से रख लिया ना? वह मौन ही हामी भर देता है। ये देख अपरा तुरंत से हुंक पड़ी। मम्मा, आपने मुझसे तो ये पूछा ही नहीं कि मैंने अपना सामान रखा कि नहीं।
मुझे पता है तुम अपने साथ जो डॉल लाए हो वो तो तुम भूलोगी नहीं। रुद्राक्ष से इसलिए पूछ रही थी क्योंकि वह अपनी कोर्स की बुक लाया था और वो गलती से कहीं रह न जाए। अच्छा इधर आओ, देखो मैं क्या लाई हूँ तुम सबके लिए। कहती हुई पलक अपनी बंद हथेली उनके सामने खोल देती है जिसमें 3 लोकेट चमक रहे थे। उन्हें पलक ने मंदिर से लिया था। फिर वह एक एक करके तीनों के गले में उसे पहनाती हुई कहने लगी, अब महादेव हमेशा तुम तीनों के साथ रहेंगे। अपनी माँ की बात पर त्वरित उत्तर देती अपरा बोल पड़ी, हम तो दिल्ली जा रहे हैं और अगर वे दिल्ली में रहेंगे तो फिर काशी में कौन रहेगा। उफ, हर बात पर उल्टा जवाब। अब चुपचाप से यही रहो, मैं रूम चेक कर आती हूँ। और हाँ, ये खासकर मैं तुम्हारे लिए कह रही हूँ, कोई शैतानी नहीं। अपरा पलक भरसक अपनी आंखों को सख्त करती अपरा को देखती है जिस पर जैसे कुछ असर ही नहीं कर रहा था। वह अभी भी चंचलता से मुस्कुरा रही थी क्योंकि अभी अभी उसने उसी गाइड को वहां आते हुए देखा था जिसकी उसने इसी होटल के बाहर खिंचाई की थी। कहानी आगे जारी रहेगी। कहानी पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मित्रों से साझा करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।